आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज आल्सो हेल्पफुल टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है इज आल्सो हेल्पफुल, वो बड़ा मुफीद है, फायदेमंद है, अहम है। टू डिटरमाइन क्या करने में, मालूम करने में, डेंसिटी किसको, डेंसिटी को, डेंसिटी मालूम करने में बड़ा अहम है, बड़ा कारगर है। टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक जिस्म की डेंसिटी मालूम करने में। द रेशो इन, अब गौर से सुनना कैसे, अब ये प्रूफ क्या है इसका मैंने दे दिया आपको। द रेशो इन द वेट्स ऑफ बॉडी विद एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। द रेशो, सुन रहे हो, बिटवीन द वेट्स ऑफ बॉडी विद एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज सेम एज द डेंसिटीज। क्या कह रहे हैं कि बॉडी के वेट और बॉडी के वॉल्यूम के बराबर लिक्विड के वेट की जो रेशो है, आप समझ आया, बॉडी के वेट और बॉडी के वॉल्यूम के बराबर जो लिक्विड है, उन दोनों के जो वेट्स की डेंसिटी है वो बॉडी की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी की रेशो के बराबर होती है। क्यों होती है आपने तो प्रूव कर दिया। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ बॉडी बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ डिस्प्ले लिक्विड, तो ये इसके बराबर है। मास बाय डेंसिटी वॉल्यूम होगा, मास बाय डेंसिटी वॉल्यूम होगा, ऐसा ही है। अच्छा ये मास ऑफ लिक्विड है, यहां बॉडी है, यहां लिक्विड है, सुन रहे हो, ये उन्होंने कहा। आगे चलो ना, तो ये आप निकाल चुके हो बच्चे, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू कैपिटल डी। ये प्रिंसिपल याद रखना। अब यही कहा ना जो मैंने आगे आपको करके दिया, यही कहा ना कि अब देखो इसको आप यूं भी लिख सकते हो कि बॉडी का वेट डिवाइडेड बाय इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड का वेट जो है, और जो बॉडी की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी है उन दोनों की रेशियो सेम होती है। आपने इक्वेशन खुद लिखी है ना, तो यही बात उन्होंने एट द लास्ट कहा दी है, ये प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं। क्लियर हो? द रेशियो इन द वेट्स ऑफ द बॉडी विद एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। ठीक है, सुन रहे हो, द रेशियो बिटवीन द वेट ऑफ बॉडी एंड वेट ऑफ लिक्विड इक्वल इन वॉल्यूम टू द बॉडी। ठीक है, एंड द रेशियो द डेंसिटीज आर सेम। तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ये है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट W1 है और वेट इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। अब गौर से सुनना, इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड का जो वेट है वो कैसे आएगा, हवा में जो वेट है उसमें से जो लिक्विड में वेट है उसको माइनस कर दो, तो ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम है, सॉरी वेट है, जो कि अब थ्रस्ट के बराबर होता है। ऐसा ही है, वेट में कमी अब थ्रस्ट के बराबर आएगी। Here W2 इज द वेट ऑफ द सॉलिड। सुन रहे हो, W2 क्या है, वेट ऑफ द बॉडी किस में है, इन लिक्विड है। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल W2 इज लेस देन इट्स एक्चुअल वेट W1 बाय एन अमाउंट W, जो कि क्या है, अप थ्रस्ट है। ये क्या है, बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ऐसा ही है, तो ये अप थ्रस्ट है, उसकी जगह पे क्या डाल दिया, सुन रहे हो, ये रॉ इधर लाकर मल्टी लग गया और W की जगह पे क्या डाल दिया, W1 माइनस W2 डाल दिया। ये बातें समझ नहीं है आपने, अगर आ गई है तो मैं आगे जाऊंगा। क्लियर हो गया? थस फाइंडिंग द वेट ऑफ सॉलिड इन एयर W1 एंड इट्स वेट इन वाटर W2, we can calculate the density of the solid by using the equation number 7.7 as illustrated in the following example। जैसा कि ये आपके सामने अब एग्जाम्पल आ ही गई है। कहता है वेट ऑफ मेटल स्पून, कोई मेटल है उसके स्पून का वेट जो है हवा में 0.48 न्यूटन है, और वो पानी में क्या, ये हो गया W1 और ये हो गया W2। W1 W2 आ गया। डेंसिटी ऑफ वाटर तो आपको पता 1000 kg पर मीटर क्यूब है। आपने डेंसिटी ऑफ द मेटल फाइंड करनी है। डी लिखा, W1 ऊपर आया, W1 माइनस W2 नीचे आ गया, मल्टीप्लाई रो। ठीक है, माइनस किया, आंसर कितना आ गया, 0.6। सुन रहे हो, 800 kg पर मीटर क्यूब। अच्छा बुक पे देखना अब क्या, ठीक है, $800 नहीं, 8000 आना चाहिए। ये मेरे देखा एक जीरो में कमी आ गई, 1000 है ना, तो ये फिर ऊपर जाएगा, इसके साथ 10,000 हो जाएगा। समझ आया नहीं है? तो जब डिवाइड करोगे तो आंसर 8000 kg पर मीटर क्यूब आना चाहिए। मसला किसी को, चलो फिर 0.48
माइनस 0.4 है, 4.2 है, हाँ फिर ठीक है। तो 8 में से 2 क्या, 6, 4 में से 4, ऐसा ही है। हाँ, अब इसके नीचे क्या लगा, 100, 6/100 आ गया। ऊपर क्या 0.48 ऊपर होगा, तो उसके नीचे भी क्या आ जाएगा, 48/100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 7 1000 में मल्टीप्लाई हो रहा था, याद है। 6 1 था 6, 6 से 8000 ही आएगा, 8000 kg/m³। चलो आ जाओ अब आगे। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन जी, तैराकी का उसूल, तैरने का उसूल। तो बच्चे प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन गौर से सुनना। जब एक बॉडी तैर रही होती है, जैसा कि ये कश्ती देख रहे हो, भी कश्ती में कोई बंदा नहीं है। कश्ती जैसे ही आप पानी की सरफेस पर रखते हैं तो वो नीचे जाएगी और पानी को डिस्प्लेस करेगी। अब जितना पानी डिस्प्लेस होगा उसका वेट कश्ती को कहां पुश करेगा, ऊपर को पुश करेगा। जब कश्ती खाली होती तो इतनी नीचे नहीं होती। फिर आपने एक बंदा बैठा दिया अंदर, तो अब जो नीचे की तरफ सिंप में वेट लगा वो कितना लगा, कश्ती का अपना वेट प्लस उस बंदे का वेट, टोटल वेट हो गया। तो कश्ती थोड़ी सी नीचे जाती है और पानी डिस्प्लेस करती है। अब वो जो डिस्प्लेस पानी है वो भी कश्ती को ऊपर पुश करता है। कश्ती उस वक्त तक पानी डिस्प्लेस करती रहती है जब तक डिस्प्लेस पानी का वेट जो दूसरी बॉडी आपने W2 पुट की है उसके वेट के बराबर। फिर आप और पुट करते हैं, कश्ती और थोड़ी सी नीचे होती है और अब थ्रस्ट को बढ़ाती है पानी को डिस्प्लेस करके। समझ आ रहा नहीं आ रहा? अब जब तक अप थ्रस्ट और इस बॉडी का वेट, गौर से सुनना, जब तक अप थ्रस्ट ग्रेटर रहेगी किससे, वेट ऑफ बॉडी से, क्या होगा, बॉडी विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ। अभी भी नहीं समझे? नहीं समझे? जब तक ये होगा। और जब, गौर से सुनना, आपने एक और बंदा बढ़ाया सही सेहतमंद, जो बॉडी का वेट था वो बढ़ गया और अब थ्रस्ट क्या हो गई, कम हो गई। वो भी एक हद तक ही बढ़ सकती है ना। कश्ती एक नीचे जाते 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 आखिरकार जितना कश्ती पानी डिस्प्लेस कर सकती है उसने अब कुछ भी डाला उसके अंदर। इसमें मुझे एक लतीफा याद आ गया। लतीफा नहीं, पहेली है, पहेली, लतीफा नहीं है। पहेली कुछ इस तरह की है। थोड़ी अकल का मुजाहरा किया करें। जनाब अली प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में, अच्छा मजा की बात बताऊं, अब यहां पे बॉडी डूब जाएगी, बॉडी विल सिंक, बॉडी विल नॉट फ्लोट, या बॉडी डूब जाएगी। अच्छा, सिंक उन चीजों के लिए इस्तेमाल होता है जो बेजान चीजें हैं, उनके डूबने के लिए, और ड्रोन जिंदा चीज को डूबने के लिए इस्तेमाल होता है, DROW। ठीक है, नहीं समझ आया? उसके बाद ये कभी ऐसा भी तो होगा कि जो अप थ्रस्ट है वो बॉडी के वेट के बराबर आ जाए, तो फिर क्या होगा, नेकियां गुनाहों के बराबर आ गई। आज मैं बरज़ख में चले गए, नहीं समझ आया जी? समझ आया नहीं आया? हाँ, इसमें बॉडी डूबेगी या तैरेगी? ना डूबेगी ना तैरेगी, मुअल्लक रहेगी, जिधर छोड़ते हो उधर रुक जाएगी। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम याद है? नहीं, भूल गए। लास्ट डेफिनेशन ऑफ स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, 3 स्टेट्स इक्विलिब्रियम के। जनाब ये 3 ही कंडीशंस हो सकती हैं और तीनों का जवाब मैंने आपको दे दिया। अब आप इधर आ जाएं, ये देखें जी प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के अंदर पहली चीज जो लिखी हुई है, एन ऑब्जेक्ट सिंक्स इफ इट्स वेट इज ग्रेटर देन द अप थ्रस्ट एक्टिंग ऑन इट। आगे बात। दूसरा, एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इफ इट्स वेट इज इक्वल और लेस
तो इसमें भी फ्लोट ही करेगा, सरफेस पे ही रहेगा, नीचे नहीं जाएगा। समझ आया? तो ये दो को मिला के एक बना दिया। ये क्या, अगर आप थ्रस्ट कम हो जाए, फॉलोइंग आर, ये मैंने बताया था, द कंडीशंस फॉर ए बॉडी टू सिंक आर फ्लोट इन ए लिक्विड। अगर आप थ्रस्ट कम होगी बॉडी के वेट से, बॉडी विल सिंक। अगर आप थ्रस्ट ज्यादा होगी बॉडी के वेट से, बॉडी विल फ्लोट। अगर आप थ्रस्ट बराबर होगी तो बॉडी फिर भी फ्लोट करेगी। ये लिखो, एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इफ इट्स वेट इज इक्वल और लेस देन द अप थ्रस्ट। क्लियर हो गया? व्हेन एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इन ए फ्लूइड, द अप थ्रस्ट एक्टिंग ऑन इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये दोनों इक्वल होती है, वो बॉडी तैरती रहती है। बॉडी जहां पे रुक गई है ना, वहां पे अप थ्रस्ट और वेट क्या आ गए, बराबर आ गए। अगर अप थ्रस्ट ज्यादा होगी बॉडी थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी। समझ आया? जिस पॉइंट पे बॉडी रुकी हुई है ना, उस पॉइंट पे बॉडी पे अमल करने वाली अप थ्रस्ट और बॉडी का वेट दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर वेट और अप थ्रस्ट इक्वल हो जाए फिर भी बॉडी तैरेगी। ठीक है? तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इन ए फ्लूइड, द अप थ्रस्ट एक्टिंग ऑन इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। इन केस ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, एक तैरते हुए जिस्म की हालत में, द ऑब्जेक्ट में बी पार्शली इमर्स्ड। हो सकता है ऑब्जेक्ट थोड़ा सा डूबा हुआ हो। किस लिए? कि जब वो लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा तो अप थ्रस्ट जनरेट होगी और उसके वेट के बराबर आएगी। तो ये कह रहा है कि जो तैरने वाले हिस्सा में हो सकता है ऑब्जेक्ट थोड़ा सा डूबा हुआ हो। क्यों? ताकि अप थ्रस्ट उस पर लगे। द अप थ्रस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। ठीक है? तो इट स्टेट्स, अगर बॉडी अपने आप को थोड़ा सा डुबोएगी नहीं तो अप थ्रस्ट लगेगी बॉडी पे? नहीं लगेगी ना। तो बॉडी को थोड़ा सा पार्शली इमर्स होना पड़ेगा ताकि अप थ्रस्ट उसके वेट के बराबर आ जाए। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है? ए फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस ए फ्लूइड हैविंग वेट इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो तैरने वाला जिस्म है वो इतने लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा जिससे डिस्प्लेस लिक्विड का वेट उस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर आ जाए, या अप थ्रस्ट उस बॉडी के वेट के बराबर आ जाए। ए फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस ए फ्लूइड displaces a fluid having weight equal to the weight of the object. Clear हो गया? And following are the cases. And following are the cases for the objects to float or to sink. ये तीन केसेस डाल देना। समझ आ गया? Archimedes principle is applicable on liquids as well as gases. ये दोनों चीजों पे। अब आप गैसी को बारा छोड़ते हैं, यहाँ पे ऊपर चला जाता है। अब मुझे एक सवाल का जवाब दो। लोहे का पीस फेंकते हो तो डूब जाता है, लकड़ी का टुकड़ा फेंक तो डूबता नहीं है, ऐसा क्यों है? लोहे का पीस जो है वो डूब जाता है और लकड़ी का पीस नहीं डूबता, क्या वजह? अब गौर से सुनना, लोहे का जो टुकड़ा होता है ना बच्चे, उसकी डेंसिटी पानी से क्या होती है? डेंसिटी ज्यादा होगी तो वेट भी क्या होगा? जब अब ये नीचे जाएगा तो जो इसके वॉल्यूम के बराबर लिक्विड डिस्प्लेस होगा उसका वेट इसके वेट के बराबर, इसलिए नीचे चला जाएगा। और वो इसीलिए पेट्रोल और पानी जब आप मिक्स करते हैं तो पेट्रोल ऊपर जाता है। क्यों? पेट्रोल की डेंसिटी कम होती है, उसके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, पानी के पार्टिकल्स करीब करीब होते हैं, तो पानी नीचे रहता है। और इसी तरह, अब मेरी बात सुनना गौर से, हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी बहुत कम है हवा के अंदर जितनी भी गैसेज इनके मुकाबले में। तो जैसे ही हाइड्रोजन वाला गुब्बारा आप छोड़ते हैं वो क्या करता है? ऊपर। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है? कम है, और जो हवा है उसकी डेंसिटी क्या है? ज्यादा है, तो वो ऊपर जाता है। वो तैरता है असल में हवा में। जैसे पानी में चीजें तैरती है ना, तो आस्ता आस्ता हवा में तैरते 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 कब तक ऊपर जाएगा? जब तक उसका वेट और हवा की अप थ्रस्ट दोनों क्या ना हो जाए, या उसकी डेंसिटी और हवा की डेंसिटी दोनों क्या ना हो जाए? इक्वल हो जाए। हवा की डेंसिटी आस्ता चेंज होती है, वो वहां पे जाकर रुक जाता है और तैरता रहता है। मैंने कल कहा था फट जाएगा। हाँ, अगर ऊपर जाते 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 जो गुब्बारे के फैलने की इस्तिताअत है और डेंसिटी बराबर नहीं आई, इस्तिताअत खत्म हो गई है, फट जाएगा। तैरेगा तब जब अब थ्रस्ट और वेट बराबर आ जाएंगे। हो सकता है कि गुब्बारा भी ऊपर जा रहा है और अभी भी अब थ्रस्ट लग रही है लेकिन वेट बराबर, लेकिन गुब्बारा मजीद फैल ही नहीं सकता, तो गुब्बारा फट जाएगा। आप समझे नहीं समझे? तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, तो याद रखिएगा। Archimedes principle is applicable on liquids as well as gases. We find numerous applications of this principle. हमें कई जो है वो एप्लीकेशंस का क्या मतलब होता है जी? कई इस्तेमालात मिलते हैं किसके?
ऑफ दिस प्रिंसिपल इन डेली लाइफ, हमारी रोजमर्रा जिंदगी में। क्लियर हुआ? अब जरा गौर से सुनना। एन एम्प्टी मेट्रोलॉजिकल बैलून। मेट्रोलॉजिकल बैलून क्या होता है? मेट्रोलॉजिकल बैलून क्या होता है? नहीं पता? एक बड़ा सा गुब्बारा होता है, उसके नीचे टोकरी लगी होती है, उसमें बंदे बैठे होते हैं और उसमें गर्म हवा भर रहे होते हैं और वो उड़। कभी देखे? नहीं देखे? नहीं, मैं दिखा के छोड़ूंगा। आ जाए जी, गूगल। ये लाल, नीले, हरे, पीले गुब्बारे होते हैं, ये उसमें नीचे टोकरी लगी हुई होती है। होती है नहीं होती? वाल खोलते हैं तो उसमें गैस जाती है तो वो और ऊपर जाता है। हवा गर्म होती है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है ना, तो वो नीचे से ऊपर उठते हैं। अच्छा, पता नहीं, मुझे इसका नहीं पता, ये आपको ज्यादा पता होगा। मेट्रोलॉजिकल बैलून, ये आ गया। इस तरह के गुब्बारे होते हैं, देख रहे? नहीं देख रहे? अच्छा, लाइक रंगदार आ ही नहीं रहे। मेट्रोलॉजिकल, ये काला देख रहे? इस तरह का होते हैं, बड़े बड़े, इनमें मौसमी गुब्बारे कहते हैं। ठीक है जी। अब जनाब ये हमें दे लुक लाइक दिस, ठीक है? तो ये नीचे छोटी छोटी टोकरी लगी हुई है जिनमें अब आप बढ़ते हैं तो ये उड़ते हैं। They look really very beautiful. ठीक है, इस तरह के होते हैं। अब भी पता चला नहीं चला? अब जनाब इन्होंने सवाल बड़ा मजे का किया। अरे ये बताओ कि मेट्रोलॉजिकल बैलून है, वो तैरेगा किस में? कश्ती किस में तैरती है? पानी में तैरती है ना। तो मेट्रोलॉजिकल बैलून किस में तैरता है? वेरी गुड। तो अब जो अप थर्स्ट कैलकुलेट करनी है उसमें रॉ किसकी यूज होगी? हवा की यूज। किसकी यूज होगी? समझे हो नहीं समझे? उसमें जो अब अप थर्स्ट कैलकुलेट करने के रो जी वी करना ना हमने, तो रो जो यूज होगा वो एयर का यूज होगा, जी वही आपको पता कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वॉल्यूम इस गुब्बारे का यूज होगा। नहीं समझ आया? तो एन एम्प्टी मेट्रोलॉजिकल बैलून, वॉल्यूम गुब्बारे का, लेकिन उसके बराबर हवा डिस्प्लेस होगी। तो मेट्रोलॉजिकल बैलून वेट कितना? 80 न्यूटन। गुब्बारे का जो ऊपर एक, मैं क्या कहूंगा इसके लिए, ये जो इसकी लेयर है, ये जो इसकी जी, तो ये जो बैलून की क्या कहूंगा इसकी झिल्ली है, इसका अपना वेट कितना है? 80 न्यूटन। तो इसको भी गुब्बारे के ऊपर उठाना पड़ेगा ना, अब थ्रस्ट लगानी पड़ेगी इसको उठाने के लिए। अच्छा, उसका अपना वेट 80 न्यूटन है। इट इज फिल्ड विद कितना? 1000 10 raised to the power 3 cubic meters of hydrogen। क्लियर हो गया? हाउ मच मैक्सिमम काउंटेंट। अब बातों को सुनना जनाब, गुब्बारे के अंदर जो हाइड्रोजन गैस मौजूद है वो कितनी है? 1000 मीटर क्यूब। इसका भी वेट होगा, हाइड्रोजन का वेट भी नीचे की सिमत में, सुन रहे हो? गुब्बारे का अपना वेट नीचे की सिमत में। अब नीचे लगी हुई है टोकरी, कुछ कंटेंट भी उसमें होगा या नहीं होगा? गुब्बारा तैरेगा कब? ऊपर उठेगा कब? सुन रहे हो? गौर से सुनना। जब अप थ्रस्ट हाइड्रोजन का वेट प्लस गुब्बारे का वेट प्लस कंटेंट का वेट जो है अप थ्रस्ट के बराबर होगा तो गुब्बारा तैरेगा।
अब हमें नहीं पता कि कितना कंटेंट ये अपने साथ लेके जा सकती। वेट ऑफ बैलून तो आपको गिवन है, वेट ऑफ हाइड्रोजन आप कैसे निकालेंगे, इसकी डेंसिटी को इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। भाई मैस किसके बराबर है, रो वी के बराबर, ऐसा ही है। तो इस ये तो हमारे पास, अब वेट निकालना तो रो जी वी कर दो, वेट ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा। नहीं समझे, ये मैथ है ना, तो इधर भी जी से मल्टीप्लाई कर दो, तो वेट का नया फॉर्मूला रो जी वी है, बॉडी के वॉल्यूम को रो जी से मल्टीप्लाई कर दो, वेट आ जाएगा। तो क्या, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई जी। वेट ऑफ बैलून आपको पता 100 न्यूटन है या 80 न्यूटन है, 80 न्यूटन। वेट ऑफ कॉन्टेंट हमें पता, अब थ्रस्ट हमें पता किसके बराबर होगी, रो ऑफ एयर, जो कि जिसमें तैर रहा है, जिसमें डुबोया हुआ आपने, हवा में है ना, आउटसाइड मीडियम हवा है, डेंसिटी ऑफ एयर मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर, जो कि किसके बराबर है, हाइड्रोजन के वॉल्यूम के बराबर ही है ना। ये अब वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर आएगा आपके पास, मल्टीप्लाई जी, रो जी वी है ना, सुन रहे नहीं सुन रहे, तो बेटा हमें वेट ऑफ कंटेंट निकालना है, इन दोनों को उठा के वहां से जाके माइनस कर दो, तो आपको कंटेंट का वेट मिल जाएगा। उसूल समझ आया। अब थ्रस्ट ऊपर की सिंध में है ना, और बाकी सब किसकी सिंध है, कंटेंट का वेट भी नीचे, गुब्बारे का वेट भी नीचे, हाइड्रोजन का वेट भी नीचे। सुन रहे हो नहीं सुन रहे, लो बच्चों ये इक्वेशन आ गई। वेट ऑफ मैन, मैंने कंटेंट को मैन कह दिया, ठीक है। अब थ्रस्ट किसके बराबर है, डेंसिटी ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन और एयर डिस्प्लेस दोनों इक्वल होंगे, मल्टीप्लाई जी 80 गुब्बारे का, सुन लो बैलून का वेट है, और वेट ऑफ हाइड्रोजन, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई वॉल्यूम। अगर डेंसिटी हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका वेट आएगा, अगर एयर से तो उसका वेट आएगा, ये डिस्प्लेस्ड एयर का वेट है, एयर की डेंसिटी उठ गई, वॉल्यूम कितना था, डेंसिटी गिवन है बच्चे, मैं पढ़ता हूं ना पूरा, मैंने पहले समझा दिया, अब पढ़ाऊंगा बाद में, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कितना है जी, 1000 था ना, और जी की वैल्यू 10, ये हवा की डेंसिटी है, ये गुब्बारे का वेट है, और जो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन है वो ये, वो ठीक है, जी की वैल्यू ये है और वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन ये है, इनको मल्टीप्लाई किया, ये 900 न्यूटन, ये 13,000 आ गया, इनमें से इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर लो तो आपको आंसर मिल जाएगा। समझे नहीं समझे, तो शुरू करते हैं अपना काम। एन एम्प्टी मेट्रोलॉजिकल बैलून, वेट उसका 80 न्यूटन, और जो उसमें हाइड्रोजन भरी हुई है उसका वॉल्यूम ये है, ठीक है। हाउ मच मैक्सिमम कंटेंट, कितना मवाद द बैलून कैन लिफ्ट, वो उठा सकता है, बिसाइड इट्स ऑन वेट, अपने वजन के साथ, अपना वेट भी होगा, जो हाइड्रोजन गुब्बारे के अंदर होगी उसका वेट भी होगा, और कंटेंट का वेट, तीनों नीचे अमल करेंगे, और अब थ्रस्ट किधर अमल करेगी, ऊपर की जिम में। द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन दे दी आपको, ठीक है बच्चे, और डेंसिटी ऑफ एयर भी आपको दे दी। इक्वेशन में वैल्यूज डालनी और आंसर निकाल लेना। अब मैं चलूं आगे, लो तो मैंने इक्वेशन तो आपको बना दी थी, तो ये आ गया जी। अब थ्रस्ट इसके बराबर है 1.3 आ गई, 1000 आ गया, 10 आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, चलो 10 से मल्टीप्लाई किया 13 आएगा, तो 13,000 न्यूटन की फोर्स लगेगी। अभी भी नहीं समझे, उसमें से 80 न्यूटन गुब्बारे का वेट माइनस हो जाएगा, ये टोटल ऑफ थ्रस्ट, 80 न्यूटन गुब्बारे का अपना वेट माइनस हो जाएगा। अब 0.09 kg पर मीटर क्यूब दी है ना डेंसिटी उसकी, बोलते नहीं है ये, तो जो हाइड्रोजन की डेंसिटी है उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। अब देखें 10 से मल्टीप्लाई करें तो 0.1 आगे आएगा, फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो 900 आ जाएगा। अब 980 को आप माइनस कर लें किससे, 1300 से, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 0 आ गया, 2 आ गया, कितना आ जाएगा, 9 में से 9 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 था, तो 12,020 न्यूटन, 12,000। अब क्या वाकई ठीक है, मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा कह रहे हैं। क्यूबिक मीटर दिए ना डेंसिटी, वेट दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, डेंसिटी रॉ वन ऑफ हाइड्रोजन दे दी,
वेट W1 ऑफ हाइड्रोजन हमने मालूम करना, यही है वेट ऑफ हाइड्रोजन हमने मालूम करना जो कि डाउनवर्ड होगा, और वेट ऑफ बैलून हमें पता है, वेट ऑफ कंटेंट हमने रॉ टू डेंसिटी ऑफ एयर उसका वेट भी हमने वेट ऑफ कंटेंट हमने मालूम करना। अब जो F है वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड वो अब थ्रस्ट के बराबर होगा ना, तो रो टू वी मल्टीप्लाई जी मल्टीप्लाई किया, मैंने कितना बताया था, मैंने कितना बताया था। अब बेटा यहाँ पे पता गलती क्या हुई है इस न्यूमेरिकल में, गौर से सुनो, रो टू 1.3 kg पर मीटर क्यूब है, वॉल्यूम कितना था 10 रेज्ड टू द पावर 3, यही है, इन्होंने कितना किया 10 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए 130 न्यूटन नहीं है 13,000 न्यूटन की फोर्स। अभी भी नहीं समझे ये जो अगर तो मुझे देखे ना, या तो हम गलत होंगे अगर यहाँ पे 10 लिखा होता, अब जो वो अब थ्रस्ट निकाल रहे हैं उसमें वॉल्यूम की जगह पे 10 की पावर कितना पुट कर रहे हैं 3 पुट करना चाहिए ना, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं 10 के पावर 1 पुट कर रहे हैं, अभी क्या रहे हैं 1 पुट कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई किया तो 130 न्यूटन आया, टोटल अब थ्रस्ट 130 न्यूटन। वेट ऑफ हाइड्रोजन का रो 1 से मल्टीप्लाई कर लो सारों को 9 न्यूटन, यही है। अब W प्लस ये टोटल वेट लिफ्टेड है, और द टू लिफ्ट द कंटेंट द टोटल वेट ऑफ द बैलून शुड नॉट एक्सीड F, ये अब थ्रस्ट से बढ़ना नहीं चाहिए। अब हमें तो W निकालना, इन दोनों को उठा के उधर जाके माइनस कर लिया, ठीक है, तो 41 न्यूटन के आ रहे हैं, हालांकि ये गलत किया उन्होंने, क्यों जो वैल्यूज गिवन दी की हैं वही पुट करेंगे तो फिर रिजल्ट आएगा। सो देयरफॉर हमने जो किया हमने वैल्यूज सही पुट करके किया। हाँ ये दोबारा चेक कर ले आप लोग, कहीं उन्होंने वैल्यूज में यूनिट्स चेंज ना की हो, क्यूबिक मीटर्स ही दिया है मुझे, क्यूबिक देखें 10 रेज़ टू द पावर 3 क्यूबिक मीटर्स दिया हुआ, और यहाँ पे 10 पुट कर रहे हैं, अपने डाटा के खिलाफ चल रहे हैं। ये प्रिंटिंग एरर है, मैं ये नहीं कहता बुक लिखने वाले जो हैं, हो सकता है कंप्यूटर की राइटिंग एरर हो गया हो, बाकी उन्होंने आइडिया सारा अच्छा डिलीवर किया, वैल्यू से फर्क कोई नहीं पड़ता, आपको आइडिया समझ आ गया ना तो बस एवरीथिंग इज ओके। अब जनाब शिप्स एंड सबमरीन्स आर्किमिडीज प्रिंसिपल को यूज करके तैरते हैं। आपको इतना पता है जब तक अब थ्रस्ट वेट के बराबर होगी बॉडी तैरेगी, या थ्रस्ट उससे ज्यादा होगी तो बॉडी तैरेगी। अब बच्चे लोहे का एक टुकड़ा पानी में डूब जाता है लेकिन शिप नहीं डूबता, वजह क्या, उसको डिजाइन इस अंदाज में किया जाता है कि वो जितने लिक्विड को डिस्प्लेस करे, सुन रहे हो, जिस लिक्विड को डिस्प्लेस करे उसकी अब थ्रस्ट जो है वो बहरी जहाज के वेट से ज्यादा रहे। नहीं समझ आया? तो ये वुडन ब्लॉक फ्लोट्स ऑन वाटर, इट इज बिकॉज द वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द ब्लॉक। वुडन ब्लॉक क्यों तैरता है? क्योंकि जो वुडन ब्लॉक के वॉल्यूम के बराबर वाटर है, समझ आया, उसका वेट वुडन ब्लॉक से क्या होता है, मतलब अब थ्रस्ट क्या होती है, वेट ज्यादा तो अब थ्रस्ट भी ज्यादा, फिर नहीं समझ आया? तो जो आपने कहा द डेंसिटी ऑफ द, ये कह दें कि जो इन्होंने लिखा हुआ कि वुडन ब्लॉक फ्लोट्स ऑन द वाटर इट इज बिकॉज़ द वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द ब्लॉक, ऐसा ही है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ए बॉडी फ्लोट्स इफ इट डिस्प्लेसेस वाटर इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। वाटर तो डिस्प्लेस करेगी बॉडी, अब जो डिस्प्लेस वाटर है अगर उसका वेट जो कि अब थ्रस्ट है वो बॉडी के वेट के बराबर है, जो बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी। और अगर डिस्प्लेस वाटर का जो वेट है वो बॉडी के वेट से क्या हो, कम हो, पूरी बॉडी डूब गई, फिर भी अब थ्रस्ट बॉडी के वेट के बराबर नहीं है तो बॉडी और नीचे जाएगी, और तब तक जाती जाएगी जब तक अब थ्रस्ट बॉडी के वेट के बराबर ना हो जाए। तो इट इज बिकॉज द वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द ब्लॉक। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, द बॉडी फ्लोट्स, बॉडी तैरेगी इफ, शर्त यह है, इट डिस्प्लेसेस वाटर इक्वल टू इट्स वेट, अपने वेट के बराबर उसने वाटर को हटाना है और तैरना शुरू कर देना। व्हेन इट इज पार्शली, यार चाहे वो थोड़ी सी डूब कर अपने वेट के बराबर लिक्विड को डिस्प्लेस कर दे या फुल डूब कर तैरेगी, तभी, सुन रहे हो, बॉडी डूबती जाएगी तब तक जब तक डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट बॉडी के वेट के बराबर ना आ जाए। डिस्प्लेस्ड लिक्विड ही अब थ्रस्ट लगाता है, समझ आया? तो जितना ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस करेगी बॉडी उतनी ज्यादा अब थ्रस्ट मिलेगी बॉडी को। ओके, व्हेन इट इज पार्शली आर कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर, प्रॉब्लम गिव्स यू। शिप्स एंड बोट्स आर डिजाइन्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल,
क्या शिप्स कहते हैं बहरी जहाजों को, एंड बोट्स कहते हैं कश्तियों को, आर डिजाइंड, वो बनाई जाती हैं ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, फ्लोटेशन के उसूल की बुनियाद पर। दे कैरी पैसेंजर्स, वो क्या करती हैं, वो मुसाफिरों को उठाती हैं, एंड गुड्स और सामान को उठाती हैं, ओवर वाटर, किस पर, पानी पर। इट वुड सिंक, वो डूब जाए, इन वाटर, किसमें, पानी में, इफ इट्स वेट, अगर उसका वजन इंक्लूडिंग द वेट ऑफ इट्स पैसेंजर एंड गुड्स बिकम ग्रेटर देन द अपथ्रस्ट ऑफ द वाटर, अगर वेट बढ़ जाएगा अपथ्रस्ट तो वो डूब जाएंगे। ऐसा ही है। तो शिप्स एंड बोट्स आर डिजाइन्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, कि हम उनको डिजाइन इस अंदाज में करते हैं कि उनका जो वेट है वो अपथ्रस्ट से कम रहे। सबमरीन कैन ट्रेवल, या लिख लोगे कि वाई शिप्स एंड बोट्स कैन ट्रेवल ऑन द सरफेस ऑफ वाटर और दे कैन फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो आपने कहना शिप्स एंड बोट्स आर डिजाइन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, दे कैरी पैसेंजर्स एंड गुड्स ओवर द वाटर, ठीक है, बिकॉज देयर वेट, दे डिस्प्लेस द लिक्विड इक्वल टू देयर वेट एंड दे फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। इट वुड सिंक इनटू द वाटर, वो डूब जाए अगर उनका वेट प्लस पैसेंजर्स और गुड्स का वेट अपथ्रस्ट से क्या हो जाए, तो उनको ज्यादा लादना नहीं है, इतना वेट नहीं लादना कि वो फिर डूब जाए, ठीक है। तो एक डेड सी है, डेड सी नाम सुना डेड सी का? डेड सी क्या होता है बताओ भाई? उसमें बंदा डूबता ही नहीं, जो मर्जी कर लो बंदा नहीं डूबता। क्यों? क्योंकि जो उस पानी की डेंसिटी है, सुन रहे हो, वो बंदे की डेंसिटी से क्या है, बंदा नहीं डूबता जो मर्जी कर, तैरता रहता हो, जिधर मर्जी चले जाओ। किधर है सर? अगला सवाल, सर ये किधर है? नहीं समझ आ रहा, नहीं आ रहा? बंदा नहीं डूबता उसको। अब ये किधर है? तो आप सर्च करें ना, इसके लिए सर्च करें ना आप लोग। ये इज ए सॉल्ट लेक, ठीक है, जॉर्डन टू द ईस्ट एंड इसराइल, ये इसराइल के करीब है, एंड द वेस्ट बैंक ऑफ द, सुन रहे हो, ये बता रहे हैं डेड सी, ये इसराइल के बॉर्डर के करीब है। जेरूशलेम, ये देख रहे हैं, दिस इज द रीजन। जेरूशलेम, बैतुल मकदस, वो पता है मुसलमानों का पहला खाना काबा था, नहीं? तो ये उसके करीब है डेड सी। वेस्ट बैंक एंड सी, द वेस्ट बैंक एंड द जॉर्डन इज ए सॉल्ट लेक whose bank are more than 400 meter below sea. The lowest point on dry land. It's famously, ये बता रही कि सारी चीजें इसके बारे में लिखी होंगी, आप इसको पढ़े तो सही, इसको पढ़िएगा। मैं अभी अपना टॉपिक छोड़ के इधर आ गया हूं आपको बताने के लिए, लेकिन इसको पढ़िएगा, आपको बड़ी मजे की चीजें इसके अंदर से मिलेंगी कि यार ये क्या है और इसकी क्या प्रॉपर्टीज है। समझ आया नहीं यार? आप यहां पे कहते हैं डेड सी प्रॉपर्टीज लिख दें। ये ले, ये अब नीचे आपको प्रॉपर्टीज बताएंगे इसकी। Anyone, इधर देखिए, can easily float in the Dead Sea because of natural buoyancy. In this respect, the Dead Sea is similar to the Great Salt Lake. समझ आया? तो ये अब आप इसको पढ़िएगा, बड़ी मजे की चीज है। हाँ? क्या पूछा? बुoyancy, उछाल की कुव्वत, जो नीचे से पानी ऊपर, अब थ्रस्ट उतर, buoyant forces कहता है, buoyancy, उछाल की कुव्वत, उछालता ना पानी आपके ऊपर, तो उस फोर्स को कहते हैं उछाल की कुव्वत। तो बच्चे, अब शिप्स क्यों फ्लोट करते हैं और कश्तियां क्यों फ्लोट करती हैं? दे आर डिजाइन्ड इन दिस वे दैट देयर वेट इज ऑलवेज लेस देन द अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन इट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, ठीक है। तो इट आल्सो, अब ये सबमरीन क्या होती है, बड़ी मजे की बात है कि इट इज अ डिवाइस दैट कैन ट्रेवल ओवर एज वेल एज अंडर वाटर। ये पानी के अंदर भी तैर सकती है, जैसे मछली नहीं तैरती,
लाइक दैट, और पानी के ऊपर भी तैर सकती है। समझ आ नहीं आया? The submarine can travel over as well as underwater. It also works on the principle of flotation. अब ये पहली बात, अब इसको बताना है कैसे ट्रेवल करती है। बिल्कुल प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के मुताबिक काम करती है। इट फ्लोट्स ओवर द वाटर व्हेन द वेट ऑफ वाटर, सुन रहे हो, इक्वल टू इट्स वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इट्स वेट। आप ज्यादा से बात करें, इट फ्लोट्स ओवर द वाटर व्हेन इट्स वेट इज लेस देन द अप थ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन इट। नहीं समझा? या इस, सुन रहे हो, when the weight of water equal to its volume is greater than its weight, इसके वॉल्यूम के बराबर जो पानी है उसका वेट अगर इसके वेट से करे ज्यादा रहे तो ये तैरती रहती है। इसके अंदर पता है बड़े बड़े टैंक होते हैं पानी के, बड़े बड़े टैंक। तो जब इसको नीचे ले जाना होता है ना, तो उन टैंकों में पानी भरना शुरू कर दिया जाता है, तो इसका वेट बढ़ जाएगा ना। नहीं समझ आया? जब इसके टैंकों में पानी भरेगा तो वेट इसका, और ये नीचे जाना शुरू कर देती है। इसका वेट पानी की अप थ्रस्ट से बढ़ना शुरू हो जाता है, वेट बढ़ता जाएगा, डूबना शुरू करेगी, और डूबते 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 नीचे चली जाएगी। क्लियर हो गया? तो इट फ्लोट्स ओवर वाटर व्हेन द वेट ऑफ द वाटर इक्वल टू इट्स वॉल्यूम। ये कहते हैं व्हेन अप थ्रस्ट एक्टिंग ऑन इट इज ग्रेटर देन इट्स वेट। अंडर दिस कंडीशन इट इज सिमिलर टू ए शिप। ये बिल्कुल एक बैरी जहाज की तरह अमल करती है। एंड रिमेन्स पार्शियली अबव वाटर, और ये पानी से थोड़ा सा ऊपर रहती है, ठीक है, वाटर लेवल, ठीक है। इट हैज अ सिस्टम ऑफ टैंक्स। अब बता रहे हैं कि नीचे कैसे जाएगी। इसके अंदर टैंकों का एक सिस्टम होता है विच कैन बी फिल्ड एंड एम्प्टाइड, जिनको हम भर भी सकते हैं और खाली भी कर सकते हैं फ्रॉम द या विद सी वाटर। अच्छा, दे कैन बी फिल्ड विद एंड एम्प्टाइड फ्रॉम सी वाटर। फिल्ड विद, ये विद यहां पे आएगा। क्या किसके लिए यूज होते हैं बच्चे? इसके बड़े ही फायदे हैं। एक, आपने पानी के नीचे जाकर समंदर की तह पे सर्च करनी हो, ठीक है, उस लिए भी यूज होती है। दूसरी बात ये कि आप, हमारी जो फौज है, ठीक है, वो इसे इस्तेमाल करती है समंदर के अंदर, ठीक है। हो सकता है कोई दूसरा जो आपका दुश्मन है वो सबमरीन यूज करके पानी के नीचे से आपकी सरहदों पे आके आपकी पोर्ट्स पे आके हमला कर दे, तो फिर अंडर वाटर इसे यूज किया जाता है अपने मुल्क की हिफाजत के लिए। इसके अंदर फौजी होते हैं, वो पानी के नीचे से चले जाते हैं। अब पानी के सरफेस के ऊपर से, जैसे जो दुश्मन का शिप है वो ऊपर होगा, तो ये सबमरीन के नीचे से जाके उसको अटैक कर सकते हैं, ठीक है। तो जनाब ये मछली होती है किस्म की, ऊपर भी आ सकती है, नीचे भी आ सकती है। तो इन द सिस्टम ऑफ द टैंक्स व्हिच कैन, ठीक है, इट हैज अ सिस्टम ऑफ टैंक्स व्हिच कैन बी फिल्ड विद एंड एम्प्टाइड फ्रॉम। से भरा जा सकता है या से साथ भरा जा सकता है, से खाली, किससे? सी वाटर से। तो व्हेन दीज टैंक्स आर फिल्ड, जब ये टैंक भर दिए जाते हैं विद वाटर, विद सी वाटर, समुद्री पानी के साथ, द वेट ऑफ द सबमरीन इंक्रीजेस देन द अप थ्रस्ट। किससे? तो वो एज सून एज इट्स वेट बिकम ग्रेटर देन द अप थ्रस्ट, जैसे उसका वेट अप थ्रस्ट क्या होता है, बढ़ जाता है, तो इट डाइव्स, वो गोता मारती है इनटू द वाटर, पानी के अंदर, एंड रिमेन अंडर द वाटर, और पानी के नीचे रहती है। टू कम अप, ऊपर आने के लिए, ऑन द सरफेस, किस पर? सतह पर, द टैंक्स आर एम्प्टाइड, जो टैंक होते हैं उनको खाली कर दिया जाता है फ्रॉम सी वाटर, समुद्री पानी से, और आपकी सबमरीन जो है वो ऊपर आके शिप की तरह शुरू कर देती है। क्लियर हो गया? अब